नमस्कार, 10 का दम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात, ब्लॉक का बॉस कौन। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से वोटिंग होनी है। 3 बजे तक ये वोटिंग होगी और उसके बाद 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी। आज ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लगातार न्यूज 18 पर यह मेगा कवरेज जारी है। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल 825 पद हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ 476 पदों पर होगी, क्योंकि 349 पदों पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए कुल 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें से 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गया और 187 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। तो 349 पद पर निर्विरोध चुनाव यहां पर होना है। सुबह क्या हो गया है और आपको बता दें कि 349 पर तो निर्विरोध हो चुका है, लेकिन 335 उसमें से बीजेपी के पाले में गई हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग है और 3 बजे तक आपको बता दें कि यहां पर वोटिंग होगी और 3 बजे के बाद मतगणना होगी, काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 476 पद, जो कुल 476 पद हैं, आज उन पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि 349 पद पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है, जिनमें से 335 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं, निर्विरोध चुने जा चुके हैं मतलब। और ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं। 349 में से 335 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। ये यहां पर जो फिगर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर आज जो है फतेहपुर में कुल 13 ब्लॉकों में से आज 12 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि इराया ब्लॉक से प्रदेश के खाद्य और रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे अनुज प्रताप सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो चुके हैं। यहां कुल 32 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 4 ने कल अपना नाम वापस ले लिया था। अब 12 सीटों पर 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के 12, एसपी के 10 और 5 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 8 सीटों पर एसपी बीजेपी के बीच मुकाबला है, वहीं 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार सीधे टक्कर दे रहे हैं। नामांकन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से मतदान स्थलों की निगरानी कराई जा रही है। जिले के 1049 बीडीसी सदस्य आज वोटिंग करेंगे। फतेहपुर जिले में कुल 13 ब्लॉकों में आज 12 ब्लॉकों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। इराया ब्लॉक की बात करें तो प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे अनुज प्रताप सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुए हिंसा को देखते हुए इस बार मतदान स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं सभी मतदान स्थलों पर पुलिस व भारी संख्या में पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रत्याशियों की बात करें तो कुल 32 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि 4 प्रत्याशियों ने कल अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज 18 फतेहपुर। रायबरेली के 13 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 13 ब्लॉक प्रमुख पदों पर आज होने वाले मतदान में शिवगढ़, रोहनिया, कीरो, राही, डलमऊ, लालगंज ब्लॉक में बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है, जबकि 7 ब्लॉक में बीजेपी और निर्दलीयों के बीच में मुकाबला माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वोटिंग को लेकर कैसी है तैयारी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अलाउद्दीन अयूब। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के 8 ब्लॉकों में भी चुनाव संपन्न हो रहा है। फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है राजधानी लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक पर। चिन्हट ब्लॉक का एक खंड विकास अधिकारी का कार्यालय है, क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है वो खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में भी हो रहा है। तो ऐसे में तमाम 8 जगहों पर, यानी राजधानी लखनऊ के जो आउटर के ब्लॉक हैं या फिर शहरी क्षेत्र में जो चिन्हट का एक ब्लॉक आता है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। 3 बजे के बाद इसी मुख्यालय में ही काउंटिंग का काम किया जाएगा। कुल 20 प्रत्याशी राजधानी लखनऊ में हैं, जिसमें से करीब जो है समाजवादी पार्टी के 8 प्रत्याशी और 8 प्रत्याशी बीजेपी के हैं, यानी कि 16 प्रत्याशी
जो है पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जबकि 4 प्रत्याशी निर्दल हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। यानी कि 2 प्रत्याशी चिन्हट ब्लॉक में निर्दल, बाकी गोसाईगंज और मोहनलालगंज में एक प्रत्याशी निर्दल है। बाकी 5 जगहों पर 2-2 प्रत्याशी यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की प्रत्याशी आमने सामने हैं। तो आज करीब माना जा रहा है कि 4 से 4:30 बजे के बीच पर फैसला भी 8 ब्लॉक का आ जाएगा कि आखिर यहाँ से ब्लॉक प्रमुख कौन चुना जा रहा है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी ने लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कई जगहों पर नामांकन नहीं होने दिया गया, पर्चे फाड़े गए। हालांकि राजधानी लखनऊ में ऐसी कोई खबर नहीं आई और कुल 20 प्रत्याशियों के बीच में 8 ब्लॉकों की किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाना है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर धमकाने का आरोप लगाया निर्दलीय उम्मीदवार ममता देवी ने यहां पर आरोप लगाया है मतदान के दौरान प्रशासन कर सकता है धांधली। ममता देवी ने बताया जान का खतरा। बीजेपी नेताओं पर लगाए धमकाने के आरोप। बड़ी खबर, चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की गुहार लगाई गई है। ममता देवी ने यहां पर हसनपुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने बीजेपी नेताओं पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। ममता देवी हसनपुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहां पर यह आरोप लगाया। सारा डर है हमको, क्योंकि प्रशासन ही हमें फेल कर सकता है। वैसे हम पूर्ण रूप से जीत में हैं, मेंबर पूरे हैं हमारे पास, जो बीडीसी सदस्य हैं, हम पूर्ण रूप से जीत में हैं। जो ये नेता हैं, बड़े नेता लोग हैं, ये सब इसी तरीके से किए जा रहे हैं कि तुम लोग बैठ जाओ, मत चुनाव में मत हिस्सा लो। लगातार हमारे ऊपर यही दबाव बना हुआ है। जान का खतरा किस तरीके से? कोई फोन आ रहा है, धमका रहे हैं, क्या है? धमका भी रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। तो यहां पर अमरोहा से बड़ी खबर, धमकाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया निर्दलीय उम्मीदवार ममता देवी ने यहां पर यह आरोप लगाया है मतदान के दौरान प्रशासन वहां पर धांधली करा सकता है, यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेताओं पर धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। ममता देवी हसनपुर ब्लॉक से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और उनके द्वारा यहां पर यह आरोप लगाया गया है। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है, जिसके तहत पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा, लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ बदसलूकी अति शर्मनाक। क्या यही इनका कानून का राज व लोकतंत्र है? अब आजमगढ़ जिले की तरह चंदौली जिले के बथरा खुर्द गांव में दलितों के घरों को दबंगों द्वारा उजाड़ना और उत्पीड़न करना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? दुख यह भी है कि अभी भी केंद्र और यूपी सरकार के दलित मंत्री चुप क्यों हैं? कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। 1984 सिख दंगा से जुड़े मामले में 11 मुकदमों की जांच पूरी हुई है। 11 मुकदमों में बनाए गए 67 आरोपी 37 साल बाद गिरफ्तारी होगी। हत्या, लूट, डकैती के 40 मुकदमे दर्ज थे। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 1984 सिख दंगे का ये पूरा मामला 37 साल बाद, 37 साल का एक लंबा वक्त होता है और उसमें यहां पर यह बात कही गई है 11 मुकदमों की जांच यहां पर पूरी हुई है। मामले में 67 आरोपी बनाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से। 1984 सिख दंगों का यह पूरा मामला है। हत्या, लूट, डकैती के 40 मुकदमे दर्ज थे। अयोध्या में सरयू नदी में हादसे का शिकार परिवार आगरा का रहने वाला था। जैसे ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों को इस हादसे की जानकारी लगी, वो सांत्वना देने वहां पर पहुंच गए। घर के पास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस हादसे से उनके शुभचिंतक, पड़ोसी और परिचित काफी दुखी हैं। आगरा के शास्त्रीपुरम इलाके के रहने वाले अशोक अपने परिवार के साथ अयोध्या गए थे, जहां स्नान के दौरान परिवार के 12 सदस्य पानी में बह गए, जिनमें से 6 की मौत हो गई है और 3 को बचा लिया गया है। 3 लोगों का अभी भी पता नहीं चल सका है।
बहुत अलग परिवार है, बहुत धार्मिक परिवार है। पूरी तरह मंदिरों की सेवा करना, ये हमारे पार्क का मंदिर है वही देखते हैं, पीछे एक और बालाजी का मंदिर है वो देखते हैं। और मतलब मैं शायद घटनाओं पे शब्द नहीं आपको बोल सकता जिस तरह का ये घटना है। और बस ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लोग अभी हमारे हैं, जो भगवान ने जिनको जीवन दान दिया है, वो लोग सुरक्षित रहें और घर तक जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें। अयोध्या की सरयू नदी में जो परिवार डूबा है वो आगरा का रहने वाला है और इस वक्त उसी परिवार के घर के बाहर हम खड़े हैं। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने आए हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो लोग बहे हैं बताया जा रहा है इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों को बचाया गया है और 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ये वही घर है जिसमें पूरा परिवार रहता था, यानी कि पूरा संयुक्त परिवार था। उनके बच्चे थे, उनकी पोते थे, पोतियाँ थीं, बेटियाँ थीं, बेटे थे। कुल मिलाकर यह है कि एक जो संयुक्त परिवार होता है वो पूरी तरह से इस घर में रहता था। फिलहाल इस घर पर तमाम तरह का जो बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ है वो टूटा है। तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, वो यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। तो इस परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन जो दुख है, जो दर्द है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित तौर पर उनके साथ, उनके परिवार के साथ बड़ा हादसा हुआ है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने देर रात विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक की खास बात यह थी कि मंत्री के साथ पावर कॉर्पोरेशन के एमडी, डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, हर अधिकारी किसी न किसी बिजली घर में मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री खुद आपको बताएं कि कृष्णनगर के बिजली सब स्टेशन में वहां पर मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान सब स्टेशन का निरीक्षण भी किया और समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में बिजली डिमांड को पूरा करने के लिए सभी कमियों पर चर्चा की गई, जिससे लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। श्रीकांत शर्मा ने सीएम योगी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, वाराणसी और चित्रकूट के बिजली अधिकारियों की बिजली सप्लाई की जानकारी ली और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। कर पा रहे हैं, क्योंकि जब सरकार हमारी बनी थी तब 16,000 मेगावाट के आसपास ही केवल ट्रांसमिशन की क्षमता थी और आज 26,000 है और 6 महीने के अंदर हमारी 28,000 मेगावाट क्षमता हो जाएगी। आज लगभग 14,000 मेगावाट का उत्पादन है और 14,000 मेगावाट हम आयात कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था हमारे पास है, तो सरप्लस पावर है, उसका लाभ हमारे उपभोक्ताओं को मिले और उसके लिए हमारे इंजीनियर सब पूरी शिद्दत से जुटे हैं। हमारा जूनियर इंजीनियर, हमारे लाइनमैन लगातार 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं। यूपी में जनसंख्या नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। तो 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कम सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। 19 जुलाई तक जनता से यहां पर राय भी मांगी गई है और कल नई जनसंख्या नीति यहां पर योगी आदित्यनाथ जारी करेंगे। नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट यहां पर तैयार कर लिया गया है। तो ये ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में अच्छे 2 ही बच्चे, सरकारी नौकरी में आवेदन, प्रमोशन का मौका नहीं। ये नुकसान अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम आपको बड़ी आसानी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाई हुई हैं। अनामिका, जाहिर तौर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए तमाम कदम उठाए गए, लेकिन अब यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रभावी कदम उठा करके जनसंख्या पर रोक लगाना चाहती है।
और देखिए अनुपम, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश राज्य में अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार काम कर रही है और यही वजह है कि कुछ दिनों पहले से ही उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग को इसके बाबत ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। इस ड्राफ्ट को तैयार करने से पहले राज्य विधि आयोग ने अलग अलग राज्यों का अध्ययन किया कि वहां पर सरकारें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसको सरकारी जो एक वेबसाइट है उस पर अपलोड भी कर दिया गया है ताकि लोग वहां पर जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। 19 जुलाई तक राय का स्वागत किया जाएगा और इसी मौके पर इसको किया गया है जब 11 जुलाई जरा तमाम दर्शकों को आप बताइए अनामिका, और किस तरीके से इस पर राय मशविरा भी होगा। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें यह प्रयास किया गया है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेते हुए, यानी कि सजा का प्रावधान ना करते हुए आपको प्रलोभन ये दिया जाए कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको ये फायदे हैं, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको ये नुकसान है। 77 सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें आप ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे या ऑटो रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपके 2 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा सरकार का मेडिकल टर्म पे यह प्रयास किया गया है कि भाई अगर कोई प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको सुरक्षित गर्भपात किस तरीके से हो, इसके लिए सरकार वो करेगी। इसके अलावा गर्भधारण से लेकर के बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, यानी कि जिनके अगर एक ही बच्चा है, गरीब परिवार है और एक बच्चा है तो उसका किस तरीके से किशोरावस्था तक उसका लालन पालन किया जाएगा, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। बुजुर्गों का देखभाल कैसे किया जाए इसको भी इसमें क्लॉज में शामिल किया गया है। यानी कि सरकार ने एक फॉर्मेट ये तैयार किया है कि अगर हम बच्चे इस तरीके से पैदा होते हैं या जनसंख्या इतनी होती है तो इसका असर नौजवानों पर कितना पड़ेगा, बुजुर्गों पर कितना पड़ेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में छूट दी जाएगी, आपको प्रोविडेंट फंड में छूट दी जाएगी, आपको बाकी जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें छूट दी जाएगी और अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको इन सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी का दौरा संभव है। 15 या 16 जुलाई को आ सकते हैं वाराणसी। 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। 750 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। 417 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। तो पीएम मोदी का वाराणसी दौरा संभव है। 15 या 16 जुलाई को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है। वो लखनऊ से सांसद हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। तो यहां पर राजनाथ सिंह को आज जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजनाथ सिंह को जन्मदिन पर बधाई। वो एक बेहतरीन सांसद और प्रशासक हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना। वहीं सीएम योगी ने भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने राजनाथ सिंह के जन्मदिवस पर बधाई दी है और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई है। केंद्रीय मंत्री और यहां पर अनुभवी नेता, कैबिनेट में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजनाथ सिंह को जन्मदिन पर बधाई। वो एक बेहतरीन सांसद और प्रशासक हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को बधाई दी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जन्मदिवस की बधाई दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को।